हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को माय हार्टलिएस्ट कंग्रेचुलेशंस कि आप सब लोगों का प्री क्लियर हो गया है। तो अब जो ये सीरीज हमने चलाई है, इसमें हम आगे बढ़ते हुए आज सेक्शन 101 टू 128 ऑफ सीआरपीसी डील करेंगे और सेक्शन 1 टू 147 ऑफ बीएनएसएस डील करेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं या जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी है, उन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। तो हम अपना टाइम ज्यादा वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हमको एक बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस पे अगर शॉर्ट नोट लिखनी है तो हम उसमें क्या क्या मेंशन करेंगे। तो सपोज कीजिए ये जो क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन आता है, अगर ये बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो हम पहले बेल की डेफिनेशन देंगे जो कि हमें बीएनएसएस में बता रखी है। वहीं हम नॉन बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन भी देंगे कि नॉन बेलेबल ऑफेंस से हम क्या समझते हैं। उसके बाद ये जो पॉइंटर्स मैंने मेंशन किए हैं, इन पॉइंटर्स को हम लोग डील करेंगे। तो बेल की डेफिनेशन, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की डेफिनेशन, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की डेफिनेशन, ये जो पूरा पोर्शन है ये ऑलरेडी हम हमारे प्रीवियस वीडियो में डील कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो चेक नहीं किया है तो यू कैन चेक दैम। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट लिखने पर तो हम देखेंगे इसको एज अ मैटर ऑफ राइट डिमांड नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिमांडेड एज अ मैटर ऑफ राइट। वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट होता है हमेशा नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल देना। वहीं हमेशा बेल के लिए एप्लीकेशन मूव करनी ही पड़ेगी। विदाउट मूविंग ऑफ एप्लीकेशन यू कैन नॉट डिमांड बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये हमेशा कोर्ट के थ्रू ही ग्रांट किया जाता है। वहीं पे इसको एज अ मैटर ऑफ राइट कब डिमांड कर सकते हो, नॉन बेलेबल ऑफेंस में जनरली एज अ मैटर ऑफ राइट बेल आप डिमांड कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन एक प्रोविजन दे रखा है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसके अंदर आपका इन्वेस्टिगेशन 60 और 90 डेज एज द केस में बी, जो केस दे रखा है जहां पे इन्वेस्टिगेशन 60 डेज में कवर होना चाहिए या फिर इन्वेस्टिगेशन जो हमारा है वो 90 डेज में कंप्लीट होना चाहिए और वो कंप्लीट नहीं होता है, तो वहां जो अक्यूज होता है उसका राइट अरोज हो जाता है कि वो बेल डिमांड कर सकता है और यहाँ पे कोर्ट बेल ग्रांट करता है। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग ये इतना भी लिख कर आएंगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से डील करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या सर्कमस्टांसेस है जिसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। विदाउट वारंट कब अरेस्ट करेगी, दूसरा क्या क्या प्रिकॉशंस लेगी अरेस्टिंग ए पर्सन। मैंने ये जो क्वेश्चन बनाया है ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। ये क्वेश्चन पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा। ये आएगा तो ये आएगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि अरेस्ट हम विदाउट वारंट कब अरेस्ट कर सकती है पुलिस, और दूसरा क्वेश्चन वो लोग ये बना सकते हैं कि क्या क्या वो प्रिकॉशन है जो पुलिस को लेने हैं वाइल अरेस्टिंग ए पर्सन। तो चलिए हम इसके अंदर जो मेंशन करेंगे वो सेक्शन 41 और 42 सीआरपीसी डील करेंगे। वहीं सेक्शन 35 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 ऑफ बीएनएसएस इसके रिगार्डिंग है। हम लोग यहाँ पर बीएनएसएस एंड सीआरपीसी दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करते हुए चलेंगे, जैसा कि हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी करते आए हैं। तो इससे आपको जो पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, बेनिफिट रहेगा, वो ये रहेगा कि आपको दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। वो सारा जो भी आपका लेबर है वो मैं यहाँ करके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए सेक्शन 41 42 सीआरपीसी हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 41 में कुछ पॉइंटर्स दे रखे हैं जिसके अंदर पुलिस को पावर है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। वहीं पे सेम प्रोविजन बीएनएसएस के सेक्शन 35 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 के अंदर दे रखे हैं। अब वो कौन से ऑफेंसेस है जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, तो वो दे रखा है कि अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है in the presence of a police officer, then the police officer have the authority to arrest a person। उस पर्सन को अरेस्ट करेगा विदाउट वारंट। वहीं पे अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है जिसकी जो मतलब इम्प्रिजनमेंट है, पनिशमेंट है, वो पनिशेबल है 7 ईयर्स या 7 ईयर्स से कम से,
मतलब 7 ईयर से ज्यादा नहीं है उसमें पनिशमेंट। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कोई उनको रीजनेबल कंप्लेन मिलती है या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है या रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है कि ये ऑफेंस कमिट हुआ है, और ये ऑफेंस जो है वो कैसा है, जो इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर से कमिटेड है। तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, ऐसा वो बिलीव करता है कि ऐसे पर्सन ने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, या वो सेटिस्फाई हो जाता है कि ये फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल हुई है, कि क्या क्या किन किन चीजों से सेटिस्फाई हो जाता है कि फर्दर ऑफेंस ना करे ऐसा पर्सन, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमको उसका अरेस्ट करना जरूरी है, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऐसे पर्सन को अरेस्ट करना जरूरी है, और ऐसा पर्सन जिसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है वो एविडेंसेस के साथ टैंपरिंग ना करे, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको मतलब पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। वहीं पे वो किसी विटनेसेस को इंड्यूस ना करे, थ्रेट ना करे या प्रॉमिस ना करे, तो उसको भी रोकने के लिए हम लोग उसको अरेस्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर उसकी प्रेजेंस में कोर्ट के अंदर जरूरी है और अपने को पता है कि अगर इसको अरेस्ट नहीं किया गया तो ये कभी भी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसको इंश्योर करने के लिए, मतलब उसकी प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए भी हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट केस है अरेस्ट के रिगार्डिंग, जो केस है वो जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। अब आगे जो इसमें बताया है कि अदर जो प्रोविजंस है उसमें कब हम मतलब उसको अरेस्ट कर सकते हैं, तो ये बात तो हमने की 7 इयर्स तक के ऑफेंसेस जो है, 7 इयर्स तक की पनिशमेंट वाले ऑफेंसेस है, लेकिन वहीं उनके अंदर हमें ऊपर वो जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है जो पनिशेबल है डेथ से, या है लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, या कोई एनी अदर ऑफेंस है जिसमें 10 इयर्स एंड अपवर्ड की आपको दे रखी है इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन, तो उसमें पुलिस ऑफिसर को उन कंडीशंस को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली उसको अरेस्ट कर सकता है। अगर ऐसा कोई पर्सन है जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसको आप अरेस्ट कर सकते हैं। वहीं पे ऐसा कोई पर्सन है जिसकी पोजीशन में क्या है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, या फिर वो ऐसा पर्सन है जो सस्पेक्टेड है ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, उसको हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं। या फिर पुलिस को ड्यूटी नहीं करने दे रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, या फिर पुलिस कस्टडी से एस्केप हो गया है, तो हम उसको डायरेक्टली अरेस्ट कर सकते हैं। डेजर्टर है वो किसी आर्म्ड फोर्सेस का, या फिर उसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है कि अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो फिर एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी को हमें यूज में लेने की जरूरत पड़ेगी। वहीं पे उसने कोई ऐसे रूल को ब्रीच किया है जो सेक्शन 356 क्लॉज 5 सीआरपीसी में, या फिर बीएनएसएस की बात करें तो 394 क्लॉज 5 के जो रूल्स हैं उनका वायलेशन करता है। ये क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि जब भी आप अरेस्ट होते हैं किसी ऑफेंस के लिए, उसके बाद 5 इयर्स तक आपको अपना नेम एड्रेस वगैरह जो चेंज होता है, एड्रेसेस चेंज होते हैं, वो टाइम टू टाइम आपको वहां पर बताना पड़ेगा कि मैं इस एड्रेस पे रह रहा हूं। अगर इनका ब्रीच करता है तो आप डायरेक्टली उसको अरेस्ट कर सकते हैं। एक दूसरी ऐसी बात है कि ऐसा कोई पर्सन है जिसको अगर अरेस्ट नहीं किया गया तो फिर उसके लिए रिक्वेजिशन लगानी पड़ेगी हमें, कि रिक्वेजिशन करके उसको मंगवाना पड़ेगा, तो ऐसे पर्सन को हम डायरेक्टली अरेस्ट कर सकते हैं। ऐसा पर्सन जिसने अपने नेम का डिस्क्लोजर नहीं किया है, एड्रेस का डिस्क्लोजर नहीं किया है, ऐसा कोई पर्सन जिसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने के लिए प्रिवेंट करना है, तो सीआरपीसी की बात करें तो सेक्शन 151, वहीं बीएनएसएस की बात करें तो सेक्शन 170। ये दोनों प्रिवेंशन ऑफ कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस से डील करते हैं, ये पुलिस की एक्सक्लूसिव पावर है। वहीं पे अगर बेल के प्रोविजंस है जो 432 एंड 433 सीआरपीसी में डील करते हैं, या फिर बीएनएसएस की बात करें तो 473 और 474 में डील करते हैं, उनकी किसी भी कंडीशन का अगर ब्रीच करता है तो पुलिस हैव पावर टू डायरेक्टली अरेस्ट हिम विदाउट वारंट। नेक्स्ट लाइन में क्या बता रखा है कि क्या क्या प्रिकॉशंस होंगे जिसको एक पुलिस ऑफिसर ध्यान में रखेगा एक पर्सन को अरेस्ट करने से पहले। तो जो प्रिकॉशंस है उसमें दे रखा है कि एक एक्यूरेट और विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ हिज नेम वहां पे रखेगा, वो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाएगा, ऐसे पर्सन को इन्फॉर्म करेगा कि उसके अरेस्ट के रिगार्डिंग जिसका भी वो नाम लेता है कि भाई मेरे इस जानकार को बता दो, मेरे रिलेटिव को बता दो, मेरे फ्रेंड को बता दो, या मेरे फैमिली मेंबर को बता दो, जो भी नेम वो सजेस्ट करेगा जिसको आप अरेस्ट कर रहे हैं उसको बताना उसका राइट है, ये उसको बताया जाएगा। पुलिस कंट्रोल रूम स्टैब्लिश किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू,
कहाँ का स्टैब्लिश किए जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट्स में स्टैब्लिश किए जाएंगे, स्टेट लेवल में स्टैब्लिश किए जाएंगे। अब ये जो पुलिस कंट्रोल रूम है, इनका क्या ऑब्जेक्ट है? इनको स्टैब्लिश करने के पीछे क्या रीजन रहा है? तो इनको स्टैब्लिश करने के लिए पीछे ये रीजन रहा है कि जिस भी पर्सन को आप अरेस्ट करेंगे उसकी फुल इंफॉर्मेशन इस रूम में एक बोर्ड लगा होगा, उस बोर्ड पे हम डिस्क्लोज करेंगे कि कौन कौन से पर्सन को किस किस चार्ज में कौन कौन सी डेट के ऊपर आपने अरेस्ट किया है। तो ये भी, इसका भी प्रिकॉशन का ध्यान देंगे, ये लिखना भी बहुत जरूरी है। दूसरा, जो पर्सन को आपने अरेस्ट किया उसको बताएंगे कि यू हैव एन राइट टू मीट एन एडवोकेट ऑफ योर चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। उसके पास एक मतलब राइट है कि वो अपने एडवोकेट को बुला सकता है, ये भी इंश्योर करेगा। तो ये वो प्रिकॉशंस है जो एक पुलिस ऑफिसर लेगा जिस मूवमेंट पे उसको अरेस्ट करना है। अब हम हमारे थर्ड क्वेश्चन से डील करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन ये, जब अरेस्ट हो जाएगी उसके बाद हम ये देखेंगे कि अरेस्टेड पर्सन के भी कुछ राइट्स होते हैं। तो क्या क्या राइट्स है? तो इसमें बताया है कि जो अरेस्टेड पर्सन है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम मेंशन करेंगे कि राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, मतलब उसको अपने अरेस्ट का ग्राउंड नोट मतलब जानना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया गया है। जिसके प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है। वहीं सीआरपीसी की बात करें तो सेक्शन 50, 55 एंड 75 जो है वो डील करता है टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्टेड पर्सन। वहीं सेम प्रोविजंस जो है हमारे बीएनएसएस के सेक्शन कौन से में दे रखे हैं? 47 में दे रखा है, 55 में दे रखा है एंड 77 में दे रखा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला पॉइंट तो आपको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग स्टार्टिंग से ही क्लियर होगा। अब हम सेकंड पॉइंट पे चले। उसको ये इन्फॉर्म किया जाएगा कि उसके पास राइट है कि वो रिलीज हो सके बेल में। अगर वो बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है तो उसको ये बताएंगे कि 50 के क्लॉज 2 में यू हैव अ राइट टू रिलीज ऑन बेल अंडर सीआरपीसी। वहीं बीएनएसएस की बात करें तो सेम प्रोविजन को डिफाइन कर रखा है 47 के क्लॉज 2 में। थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है कि उसको विदाउट डिले हमें प्रोड्यूस करना है मजिस्ट्रेट के पास, जिसके प्रोविजंस अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में बता रखा है। वहीं अगर सीआरपीसी की बात करें तो सेक्शन 57, 76 और 167 में बता रखा है। तो ये जो 57 डील करता है ये वही बात बताता है कि एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। 76 में वारंट के रिगार्डिंग सेम प्रोविजन है और 167 के अंदर वो 60 और 90 डेज वाला जो कंसेप्ट है उससे पहले 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको प्रोड्यूस करना है। फिर जैसा केस होगा वैसा जुडिशियल और पुलिस कस्टडी में वो लोग उसको सेंड कर देंगे। सेम प्रोविजन जो है वो 58, 78 और 187 बीएनएसएस में बता रखे हैं। अब एक अरेस्टेड पर्सन का और क्या राइट होता है? तो अरेस्टेड पर्सन का राइट होता है कि वो कंसल्ट कर सकता है अपने लीगल प्रैक्टिशनर से, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के अंदर। वहीं वो सेक्शन 41D में सेम प्रोविजन दे रखा है। 303 ऑफ सीआरपीसी हमें पता है कि लीगल एड की प्रोविजंस दे रखे हैं। वहीं पे अगर बीएनएसएस की बात करें तो सेक्शन 38 एंड 340 ऑफ बीएनएसएस सेम प्रोविजन से डील करता है। अब जो राइट टू बी एग्जामिन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर से एग्जामिन करवाने का राइट भी है। सपोज कीजिए एक पर्सन को आपने अरेस्ट कर लिया है, उसको आपने अरेस्ट करने के बाद उसकी मार कुटाई की है, पीटा है, तो उस चीज का पता लगाने से मतलब अरेस्ट करने से पहले उसके पास राइट होता है कि भाई मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लो, मेरे शरीर पे कोई चोट नहीं है, कल के दिन अगर तुमने मुझे मारा पीटा तो नेक्स्ट टाइम जब मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि तुमने मुझे यहाँ थ्रेटन किया है। तो ये चीज आपके 53, 54 सीआरपीसी में दे रखी है। वहीं बीएनएसएस के अंदर 51 और 53 में दे रखी है। अगर हम इंपॉर्टेंट केसेस की बात करें इसके अंदर तो एक डीके बसु का केस बहुत फेमस केस है। वहीं शीला बरसे का जो केस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार भी इंपॉर्टेंट केस लॉ है। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का जो केस है वो भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इन केसेस के यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब हम डील करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से, जिसके अंदर बताया गया है व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच अ पर्सन कैन बी कंपेयर्ड टू अपीयर। अब आपको क्या कर दिया है, आपको पहले अरेस्ट के बारे में प्रोविजन बता दिए गए, उसके बाद उसके राइट्स के बारे में बता दिया गया है। अब अगर मान लीजिए वो अरेस्ट नहीं भी हुआ है तो क्या क्या प्रोविजंस है जिसके अंदर हम किसी पर्सन को कंपेल कर सकते हैं कि भाई आपको आना है, कोर्ट में प्रेजेंट होना है। तो अगर सपोज कीजिए इफ अक्यूज्ड इज इन कोर्ट, अगर कोर्ट में प्रेजेंट है अक्यूज तो उस कंडीशन में क्या होगा,
उसको सीआरपीसी के सेक्शन 88 में बॉन्ड भरवा के छोड़ देंगे, या फिर बीएनएसएस के सेक्शन 91 में उसको बॉन्ड भरवा के छोड़ देंगे, या फिर अगर वो प्रेजेंट नहीं है कोर्ट में तो हम उसके लिए एक समन इशू कर सकते हैं, या फिर उसको अरेस्ट कर सकते हैं विथ वारंट और विदाउट वारंट। ठीक है, ये उसको कंपेल किया जा सकता है। अब इसमें बताया गया है कि आपको समन कब कब इशू कर सकते हो आप। ऐसा तो है नहीं हर कंडीशन में आप उठ करके समन इशू कर देंगे। तो ऑर्डिनरी क्या होता है कि जो भी समन केसेस होते हैं जिनको सीआरपीसी के सेक्शन 204 क्लॉज 1A में बता रखा है और बीएनएसएस के 227 क्लॉज 1A में बता रखा है, अगर ये समन केसेस है तो ऑर्डिनरी समन केसेस में क्या होता है, समन ही इशू किया जाता है। वहीं पे वारंट केसेस की बात करें तो वारंट केसेस में टोटली डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है कि उनको समन देना है या नहीं देना। ये जो डील करता है ये सेक्शन 204 क्लॉज 1B से डील करता है सीआरपीसी के। वही बीएनएसएस की बात करें तो सेक्शन 227 क्लॉज 1B से डील करता है। अब हम देखते हैं कि क्या पर्पस होता है समन इशू करने का। किसी भी पर्सन की या विटनेसेस की, अक्यूज या विटनेस की अपीयरेंस को सिक्योर करने के लिए कंपेल किया जाता है। इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है वो हमारे सेक्शन 61 से लेकर 69 सीआरपीसी में दे रखे हैं। सेम प्रोविजन 63 से 71 में दे रखे हैं। यहाँ पे मैं आपको बीच में एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आपके कोई क्वेश्चन आता है जिसमें केवल आपको समन केसेस से डील करना है और समन केसेस के ही प्रोविजन लिखने हैं, तो हम यहाँ पे ऑर्डिनरी समन केसेस में डील किया जाता है, इन सेक्शंस को मेंशन करेंगे। वहीं पे ये जो कंपेलिंग द अपीयरेंस ऑफ अक्यूज और विटनेसेस है जिसके अंदर 61 से 69 या बीएनएसएस की बात करें जिसमें 63 से 71 में प्रोविजन दे रखे हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को यहाँ मेंशन करेंगे हम। मतलब आधे पौना घंटे की क्लास में ये सब मेंशन करके बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम ये सब, मैं उम्मीद करके चल रही हूँ कि ये सब आपको आते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी जिसमें हम पहले समन केस डील करेंगे, फिर वारंट केस डील करेंगे, फिर 91 वाले प्रोविजंस को डील करेंगे और सो ऑन हम लोग डील कर लेंगे। अब अगर हमको किसी भी डॉक्यूमेंट या थिंग का प्रोडक्शन करना है तो उस कंडीशन में सेक्शन 91 से 92 सीआरपीसी और 94 से 95 बीएनएसएस इससे डील करेगा। अब हम वारंट कब इशू करते हैं, तो इशू ऑफ वारंट ऑर्डिनरी क्या होता है, सभी वारंट केसेस में वारंट इशू किया जाता है। लेकिन वही समन केसेस की बात करें तो ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होता है, अगर कोर्ट चाहे तो वारंट इशू करने के लिए कह सकता है। अब इसका पर्पस क्या होता है वारंट का, वही अपीयरेंस ऑफ अक्यूज्ड को एनफोर्स कराना इसका पर्पस होता है। वारंट के रिगार्डिंग अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर फिर हम वारंट के सारे प्रोविजन लिखेंगे, 70 to 81 सीआरपीसी, 72 to 83 बीएनएसएस। इसमें सारे प्रोविजंस लिखने की जरूरत नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो इसमें मेंशन करना जरूरी है। बाकी सारे एक मतलब सेक्शन टू सेक्शन लिखना इज नॉट मस्ट। वहीं पे अगर आपको प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट करना है प्रॉपर्टी का तो उसके रिगार्डिंग जो भी प्रोविजन है वो हमारे सेक्शन 82 से लेकर 86 में दे रखे हैं। इसमें हम सारा मेंशन करेंगे, कब किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बताएंगे, 30 डेज से ज्यादा का टाइम नहीं दिया जाएगा, मतलब कम का टाइम नहीं दिया जाएगा उसको अपीयरेंस के लिए, क्या वो तरीके हैं जिनके थ्रू हम उसको कंपाइल करेंगे, मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करेंगे। दूसरा, क्या वो किस किस को इनने कंक्लूसिव प्रूफ माना है, किसको कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना है, ये सब चीजें जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है ये इसमें हम मेंशन करेंगे। क्लेम्स कब कर सकते हैं, अपील कितने टाइम में कर सकते हैं, इसका जो भी प्रोविजन है। अगर प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें ये सब मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। अब इसमें बताया गया है व्हाट आर द प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग। अगर हमें चीजों का प्रोडक्शन करना है तो या डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन करना है तो क्या वो प्रोसेस रहेंगे जिसके अंदर हम इनको प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर हम इसके सेक्शंस को बात करें तो सेक्शन 91 to 97 जो सीआरपीसी में मेंशन कर रखा है, वहीं बीएनएसएस जो है वो उसमें 94 to 100 के सेक्शंस जो है वो इससे डील करते हैं। अब देखिए, आपको किसी भी डॉक्यूमेंट या थिंग का प्रोडक्शन करना है तो सेक्शन 91 में डील करेंगे। अब इसके प्रोडक्शन के लिए आपको कौन कौन बोल सकता है, कोई भी कोर्ट आपको इसके लिए बोल सकता है या कोई भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन आपको बोल सकता है कि आपको इन चीजों का प्रोडक्शन करना है। किस स्टेज पे बोला जा सकता है, तो स्टेज जो दे रखी है वो बता रखी है, इंक्वायरी में बोल सकते हैं, ट्रायल में बोल सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में बोल सकते हैं कि आपको किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है या फिर आपको किसी चीज को प्रोड्यूस करना है। वहीं लेटर और टेलीग्राम की बात करें तो सेक्शन 92 से एक्सक्लूसिवली डील करता है। वहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है सर्च वारंट से रिलेटेड।
तो सर्च वारंट का जो केस है उसके अंदर किसी भी पर्सन को या डॉक्यूमेंट को सर्च करना है और उसका सर्च 91 और 92 से कंप्लायंस नहीं हो रहा तो हम 93 को यूज करेंगे। ठीक है, तो 93 के प्रोविजंस कब हम यूज में लेंगे, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 91 92 से फुलफिल नहीं होता है, उस कंडीशन में हम किसको लेंगे, उस कंडीशन में हम 93 को यूज में लेंगे। अब आता है हमारा सेक्शन 95 जो हमारा फोरफीचर ऑफ पब्लिकेशन से डील करता है। ये पावर किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट बताएगा, डिक्लेयर करेगा सर्टेन थिंग टू बी फॉरफिटेड। इसको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी इनको फॉरफिट किया जा सकता है, पुलिस ऑफिसर की पावर है, कहीं पे भी जाकर के फॉरफिट कर सकता है। अगर ऐसे फॉरफीचर का जो ऐसा फॉरफीचर कर दिया गया है किसी पब्लिकेशन का, तो उसको सेटिस्फाइड कराने के लिए प्रोविजन 96 में दे रखे हैं। वहीं पे अगर किसी पर्सन को आपने रॉन्गफुली कन्फाइन किया है तो 97 में। तो देखिए, अगर किसी पर्सन को कंपेल करेंगे हम किसी थिंग का या डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें रिलेटेड सेक्शन हम करेंगे 91 से 97 और बीएनएसएस के 94 से 100। अब इनको हम धीरे धीरे एक एक करके आगे बताते हैं कि इनके अंदर क्या प्रोविजंस दे रखे हैं। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट केस है नित्या धर्मानंद वर्सेस गोपाल श्रीराम रेड्डी, जिसके अंदर कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट ने ये कहा था कि एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जनरली आप सेक्शन 91 को इन्वॉक नहीं करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में आप सेक्शन 91 को इन्वॉक कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एट द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आप इन्वॉक नहीं ही करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में है तो उस कंडीशन में आप सेक्शन 91 को इन्वोक कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन बन के आता है कि किस कंडीशन में आप सेक्शन 91 को एट द किस स्टेज पे आप इन्वोक कर सकते हैं, तो आप नित्या धर्मानंद वाला केस मेंशन करके और आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डील करते हैं जो हमारा कॉन्सिक्वेंसेस बताएगा। अगर किसी पर्सन ने सेक्शन 91 की कंप्लायंस नहीं किया है, किसी पर्सन को आपने डॉक्यूमेंट या थिंग प्रोड्यूस करने के लिए बोला और उसने वहां पे कंप्लायंस नहीं की है, फेल हो जाता है वो कंप्लाई करने के लिए, तो रीजनेबल कॉज मेंशन करते हुए वो किस किस में लायबल होगा, सेक्शन 349 ऑफ सीआरपीसी। वहीं पे आईपीसी की अगर बात करें तो 175 ऑफ आईपीसी में वो लायबल हो जाएगा। वहीं पे अगर अपन प्रोसीजर एज टू लेटर एंड टेलीग्राम की बात करें तो हमारा सेक्शन 92 जो है सीआरपीसी का वो इससे डील करता है। वहीं पे ये प्रोविजन बताता है कि कोई लेटर, पार्सल, टेलीग्राम ये सब है, इनको अगर आपको डिटेन कराना है या प्रोड्यूस कराना है तो कौन कौन ऐसी अथॉरिटी है जो इनके लिए वहां पे बोल सकती है कि आप इनको प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे अथॉरिटीज है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोल सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन बोल सकता है, हाई कोर्ट बोल सकता है। तो आपको यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जिसके अंदर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि कौन कौन सी अथॉरिटीज है जो 92 में एंटाइटल है, जो कि आपको प्रोड्यूस करने के लिए बोलेगा किसी लेटर, टेलीग्राम, पोस्टल और इन डिपार्टमेंट को बोलेगा कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट और थिंग्स जो भी है उनको प्रोड्यूस करिए। वहीं पे सेक्शन 92 क्लॉज 2 जो बोलता है वो हमें एक्सक्लूसिव पावर किसको देता है, वो सभी को देता है, कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी देता है, डीएसपी को भी देता है, अपने मजिस्ट्रेट्स को भी देता है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को। ये क्या कर सकते हैं, ये पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी को ये कह सकते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट को डिटेन करके रखे या किसी पार्सल को डिटेन करके रखे, उसको आगे फॉरवर्ड ना करे। तो आपको जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ समझने की बहुत जरूरत है कि कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो उसको प्रोड्यूस करने के लिए कहेगा और कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो उसको डिटेन करने के लिए कहेगा। तो बहुत बार बच्चे ये कंफ्यूज होकर के गलत लिख कर आ जाते हैं और उनसे उनके मार्क्स कट जाते हैं, तो आपको इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम डील करते हैं जिसमें 93 से 98 के प्रोविजंस बता रखे हैं। 93 में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब आपका 91 और 92 से मतलब काम नहीं चलेगा तो उस कंडीशन में आप सेक्शन 93 को इन्वोक करोगे। वहीं 94 की अगर हम बात करें तो 94 में इनने बता रखा है कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी है, फोर्स डॉक्यूमेंट्स है या और कोई चीजें हैं, ऑब्स्टेंसिबल कोई चीज है या फिर कोई ऐसे सिक्के हैं, ऑब्सेंस ऑब्जेक्ट है, सिडिशियस डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब के लिए आप 94 में प्रोड्यूस करने के लिए या उनको सर्च करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, 95, 96 हम पहले ही बता चुके हैं, 97 हम डील कर चुके हैं, 98 में रॉन्गफुली अगर किसी वुमेन को आप
डिटेन करके रखते हो, तो वो प्रोविजंस है। तो अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन से डील करते हैं, जिसमें ये बता रखा है कि क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जिसके अंदर पर्सन को हम बोलेंगे कि आप सिक्योरिटी दीजिए। ये हमारा सेक्शन 106 टू 124 ऑफ सीआरपीसी एंड 125 टू 143 ऑफ बीएनएसएस इससे डील करता है। अगर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग प्रोविजंस आते हैं तो आपको अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो ये सारे सेक्शंस लिखने जरूरी है। 106, 107, 108, 109, 110। वहीं पे बीएनएसएस की बात करें तो 125, 126, 127, 128 और 129। ये सेक्शंस आपको मेंशन करने पड़ेंगे कि कौन कौन इंसान है, जैसे इसके अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या नहीं है। यहाँ पे सेशन, यहाँ पे ऑन कन्विक्शन उसको होता है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर है, या फिर है ना सेशन जज की पावर है कि वो उसको आफ्टर कन्विक्शन सिक्योरिटी के लिए कह सकता है। ये सारी जो पावर्स है ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की है। ये कितने ईयर्स के लिए होता है, ये कितने कितने ईयर्स के लिए होते हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर कितने ईयर्स के लिए होता है, हैबिचुअल ऑफेंडर कौन होता है। और अगर ये क्वेश्चन बड़ा आता है तो उस कंडीशन में आपको जो हमारे 111 से लेकर के 124 के जो सारे प्रोविजंस है सीआरपीसी की बात करें तो वो सारे शॉर्ट फॉर्म में, कि कब ऑर्डर देंगे, कब उसको डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस करेंगे, कब उसको है ना 116 की इंक्वायरी का सारा प्रोविजन लिखेंगे, ये सारी चीजें कब उसको है ना इम्प्रिजनमेंट होगी जब अगर वो सिक्योरिटी नहीं भर पाया। तो ये सारे प्रोविजन हम शॉर्ट में इसके अंदर मेंशन करेंगे, तो इसमें हम लोगों को फुल मार्क्स ऑब्टेन हो जाएंगे। इसमें मजिस्ट्रेट के रिगार्डिंग आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कब है ना जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंटाइटल होता है और कब है ना आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंटाइटल होता है। तो ये वाला जो है ये आप सब लोगों को पूरी तरीके से क्लियर होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा डीपली जाने की जरूरत है। मैंने एक रॉ पॉइंट ऑफ आइडिया दे दिया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या क्या उसमें मेंशन करना है। वहीं पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हमें बताया है कि हमें राइट ए शॉर्ट नोट ऑन राइट ऑफ मेंटेनेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मतलब फेवरेट टॉपिक है उन लोगों का। इसमें से जनरली क्वेश्चन वो पूछते ही पूछते हैं। तो अगर इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगी तो ये डिपेंड करेगा कि मैंने ये जो 2 से 3 स्लाइड में ये आंसर लिखा है, इसको आपको 2 से 3 स्लाइड वाला लिखना है या फिर छोटा लिखना है। तो अगर छोटे लिखने के लिए आता है, मतलब छोटे कम मार्क्स के लिए आता है, तो आप इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कौन एंटाइटल है, और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि रिलेशनशिप मैरिज लाइक में क्या है। ये 1-2 केस लिख देंगे कि विदाउट है ना इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सनल लॉज ये एप्लीकेबल होता है, कौन एंटाइटल होता है, कौन इसके लिए है ना मतलब कौन सा जज इसके लिए ऑथराइज्ड है कि वो इसका दे सकता है इंटरिम मेंटेनेंस, मतलब शॉर्ट में लिखना है। और अगर ये बड़ा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, राइट ऑफ मेंटेनेंस के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि हमारे हिंदू लॉ के अंदर हम और या फिर हमारे पर्सनल लॉज के अंदर जो है हमारे पास प्रोविजंस दे रखे हैं कि हम मेंटेन करेंगे हमारी वाइफ को, हमारे चिल्ड्रन को। तो फिर इस नए सेक्शन की क्या जरूरत पड़ी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। तो देखिए, स्टारवेशन को रोकने के लिए, डेस्टिट्यूशन करने के लिए, वैग्रेंसी को रोकने के लिए और सोशल जस्टिस के गोल को अचीव करने के लिए जनरली इस एक्ट की जरूरत, इन सेक्शंस की जरूरत पड़ी है हमें। वहीं ये बता रहा है कि अगर रेमेडी जो अवेलेबल है वो हमारी सेक्शन 125 सीआरपीसी, वहीं 44 ऑफ बीएनएसएस इससे डील करता है। अब ये जो रेमेडी है ये स्पीडियर होती है, इकोनॉमिकल होती है। इकोनॉमिकल होती है क्योंकि सिविल कोर्ट में जाएंगे आप, बहुत टाइम लग जाता है आपको इन सब चीजों में। वहीं पे ये इकोनॉमिक होती है, पैसा भी कम लगता है, जल्दी आपका फास्ट वो हो जाता है। हाँ, तो हम डील कर रहे हैं केस को, जिसके अंदर बता रखा है कि मोहम्मद अहमद खान वर्सेस स्टेट शाहबानू बेगम का जो केस है ये हमें बताता है, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सनल लॉ, मतलब आप मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं या आप हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं या फिर आप किसी और कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, इट डजेंट मैटर। आपको जो है वो आप 127, 125 ऑफ सीआरपीसी और 144 ऑफ बीएनएसएस को वो मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम आगे बात करें तो बता रखा है कि कौन हमारा है जो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। तो अगर कोई पर्सन है जो अनेबल है मेंटेन टू देमसेल्फ, अगर मान लीजिए मैं एबल ही नहीं हूं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, देन ओनली आई कैन इन्वोक सेक्शन 125 या 144 ऑफ बीएनएसएस। अगर मेरे पास मतलब साधन है, मेरे पास अवेलेबल है वो सारे मीन्स कि मैं अपने आप को मेंटेन कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ एंटाइटल ही नहीं होंगी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कंडीशन है वो मेंटेनेंस डिमांड करने के लिए कि यू शुड नॉट बी एबल टू मेंटेन योरसेल्फ। अब कौन कौन ऐसे इंसान है जो अपने आप को मेंटेन ना करने, मतलब कौन कौन इंसान है जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते और वो डिमांड कर सकते हैं। एक वाइफ,
अपने हस्बैंड से डिमांड कर सकती है व्हेन शी इज नॉट एबल टू मेंटेन हरसेल्फ। लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड अपने आप को मेंटेनेंस के लिए डिमांड कर सकते हैं फादर से, भले ही वो मैरिड हो या नहीं हो, इट डजंट मैटर। वहीं फादर और मदर अपने बेटे से या अपनी बेटी से, विजय मनोहर का केस बड़ा फेमस है जिसमें बेटियां भी लाइबल होगी कि माँ बाप को वो मेंटेन करे। तो फादर और मदर, ये यहाँ पे हमारे 3 पॉइंटर्स दे रखे हैं। अगर ये बताना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम ये करेंगे कि कौन कौन अपने आप को मेंटेन करने के लिए एंटाइटल है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो अनेबल हो। कई बार हम लिख देते हैं कि फॉलोइंग आर नॉट एबल, फॉलोइंग कैन क्लेम मेंटेनेंस, वाइफ लिख के आ जाते हैं, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट मैरिड ये लिख कर आ जाते हैं, फादर मदर लिख कर आ जाते हैं, लेकिन जो मेन जो पॉइंट है वो हम लिख के ही नहीं आते, नॉट एबल टू मेंटेन देमसेल्फ। अगर ये लोग मेंटेन करने के लिए एबल है, अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, दे हैव सफिशिएंट मींस, तो दे कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। और इफ वी टॉक अबाउट बी एंड एसएस तो 144 के अंदर वो लोग डिमांड नहीं कर सकते मेंटेनेंस। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब एग्जाम का कितना भी प्रेशर होगा, आप ये नॉट एबल टू मेंटेन आप नहीं भूलेंगे, ये वर्ड आपको याद रहेगा। वहीं पे अगर हम बात करें कि लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मेजर चाइल्ड की बात करें तो ये जनरली मेजर चाइल्ड एंटाइटल नहीं होते, लेकिन अगर इनको कोई फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी है या वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे इस एबनॉर्मेलिटी की वजह से, तो वो कैन डिमांड मेंटेनेंस फ्रॉम देयर फादर और द मदर एज द केस में भी। अब हम एक आगे बात करते हैं कि ऐसे पर्सन जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या फिर लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह रहे लेकिन मैरिज लाइक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, बट यहाँ पे क्या स्टेटस है, दे आर नॉट मैरिड। तो एक इंपॉर्टेंट केस है जो है वैल्यू स्वामी वी डी वर्सेस पंचमनल। इस केस के अंदर क्या बताया गया है कि एक न्यू अप्रोच को इंट्रोड्यूस कराया गया है और हेल्ड किया गया है कि जो भी वुमेन मैरिज लाइक रिलेशनशिप में रह रही हैं, दो दे आर नॉट लीगली मैरिड, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। मतलब ऐसी औरतें जो मैरिज लाइक रिलेशनशिप में इंसान के साथ रह रही है, किसी पर्सन के साथ रह रही है, बट दे आर नॉट लीगली वेडेड टू दैट पर्सन, इवन आफ्टर दैट दे कैन क्लेम मेंटेनेंस। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये नया केस दिया है, तो आप ये चीज मेंशन करके आएंगे, इट विल you will be at benefit, you will be given more marks if you mention this case law on these provisions। अब इसने एक और चीज बताई है कि इसके अंदर हर तरीके के लिव इन रिलेशनशिप विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस। मतलब हर तरीके के लिव इन रिलेशनशिप में अगर लेडी रह रही है तो शी कैन नॉट डिमांड मेंटेनेंस, शी कैन ओनली डिमांड मेंटेनेंस इफ शी विल फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। नीचे मैंने आपको कुछ कंडीशंस मेंशन करी है जो इस केस लॉ के अंदर हमें बताई गई है कि हम कब ऐसे लोग जो रियलिटी में मैरिड नहीं है बट दे आर लिविंग इन सच अ कंडीशन, दे आर like marriage like relationship, they can claim maintenance even only if they fulfill the following condition। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, सोसाइटी में वो एज एन अकिन टू स्पाउस रह रहे हैं, मतलब लोगों को ये लग रहा है कि दे आर स्पाउस, इन रियलिटी दे आर नॉट, बट इन व्यू ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी थिंक दैट दे आर अकिन टू स्पाउस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन है। दूसरी, उनकी लीगल एज होनी चाहिए मैरिज की। अगर इफ यू आर नॉट एट लीगल एज ऑफ मैरिज देन यू कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर दिस प्रोविजंस। मस्ट बी क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ वैलिड मैरिज। एक पर्सन है, ही इज ऑलरेडी मैरिड और वो सेकंड मैरिज नहीं कर सकता, बाइगमी अलाउ नहीं है, हमारे मतलब हिंदू लॉ के अंदर अलाउ नहीं है। तो वो पर्सन अगर कर लेता है और सेकंड पर्सन जिसके साथ वो मैरिज करता है वो शी इज नोन रिगार्डिंग दैट ही इज ऑलरेडी मैरिड, तो शी कैन नॉट डिमांड मेंटेनेंस अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, वॉलंटरली कोहिबिट करना चाहिए फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम। इसके बारे में ये मतलब वेरी करेगा, केस टू केस ये सब चीजें वेरी करेगी। अब सेकंड पॉइंट पे हम चलते हैं, माइनर और जो एक माइनर बच्चा है, भले ही वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, मैरिड है और अनमैरिड है, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अपने फादर और मदर से। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वहीं पे मेजर चाइल्ड अगर अपने आप को किसी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी या किसी इंजरी की वजह से अनेबल है मेंटेन करने के लिए, तो वो क्लेम कर सकता है। पेरेंट है वो क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो अडॉप्टिव फादर और मदर है
वो इसकी डेफिनेशन में आएंगे या नहीं आएंगे, वो लोग क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सेक्शन 125 से लेकर के 144 के अंदर अडॉप्टिव फादर और मदर आर ऑल्सो इंटाइटल, दे कैन ऑल्सो क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम देयर अडॉप्टिव चिल्ड्रन। ठीक है, वही एक केस है कीर्ति कांत डी वडोदरिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में ये बताया गया है कि जनरली जो स्टेप मदर होती है, शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम देयर स्टेप डॉटर और स्टेप सन, बट इफ शी इज विडो, अगर वो विडो है एंड शी इज चाइल्डलेस, यहाँ पे दो कंडीशन फुलफिल करनी जरूरी है। पहली बात, शी शुड बी विडो, उसको विडो होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, उसका कोई बच्चा नहीं होना चाहिए, शी इज चाइल्डलेस, देन शी कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम द स्टेप सन और डॉटर एज द केस में बी। अब मेंटेनेंस कौन ग्रांट कर सकता है, तो सबको पता है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पावर है, इंटरिम मेंटेनेंस भी दे सकता है, ये प्रोविजंस भी हम डालेंगे यहाँ पे। अब कौन कौन सी कंडीशन है जब इंसान मेंटेनेंस के लिए बोलेगा, मतलब उसको बोलेंगे कि भाई तुम मेंटेनेंस दो इनको, तो उसके पास सफिशिएंट मीन्स होना चाहिए। किसी पर्सन के पास, बेचारे के पास मीन्स ही नहीं है, आप उसको कैसे बोल दोगे कि इसको मेंटेन दो, बेचेगा थोड़ी खुद को। वहीं पे वो अगर नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है कि मैं मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, हैविंग सफिशिएंट मीन्स इवन आफ्टर दैट, वो मना कर देता है। या फिर डिपेंडेंट जो है वो अनेबल है खुद को मेंटेन करने के लिए। आप ये सारे केस लॉज लिख के आएंगे। इसमें मैंने जो जनरल केस लॉज है, जैसे विजय मनोहर का केस है और दूसरे केस लॉज है, उन लोगों को मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो हम सबको याद है, वो हम वैसे ही लिख करके आ जाएंगे। वहीं पे अब सर्कमस्टांसेस बताने हैं कि किस केस में वाइफ नॉट एंटाइटल होती है मेंटेनेंस के लिए, कब मेंटेनेंस नहीं मांगेगी। तो अगर वाइफ लिविंग इन एडल्ट्री, अगर वाइफ एडल्ट्री में रह रही है तो शी कैन नॉट डिमांड मेंटेनेंस under section 125 clause 4 of CRPC and 144 clause 4 of BNSS. She is living separately without just cause. बिना किसी कारण के अलग रह रही है, मुझे रहना ही नहीं है हस्बैंड के साथ, तो she will be not entitled to get maintenance under section 125 clause 4 and 144 clause 4. म्यूचुअल कंसेंट से सेपरेटली रह रही है, दोनों ने म्यूचुअली कंसेंट कर लिया, भाई मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, या जो भी रीजन है, म्यूचुअल ही दोनों अलग रह रहे हैं, तो दे कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस। अगर रीमैरिज कर लेती है आफ्टर डाइवोर्स, मतलब डाइवोर्स वाइफ डाइवोर्स होने के बाद रीमैरिज कर लेती है, तो 127 क्लॉज 3, 146 क्लॉज 3, ये बीएनएसएस एंड ये सीआरपीसी। डॉर का पेमेंट हो चुका है तो शी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 127 क्लॉज 3 बी। वही बीएनएसएस की बात करें तो 146 क्लॉज 3 बी बीएनएसएस। वुमेन ने वेव कर दिया है खुद का राइट कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए ही नहीं, 127 क्लॉज 3 सीआरपीसी, 146 क्लॉज 3 बीएनएसएस। या फिर सिविल कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर कर दिया है कि शी डजंट नीड, या कुछ ऐसा रीजन रहा है कि मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, तो 127 क्लॉज 2, 146 क्लॉज 2 बीएनएसएस। वहीं पे लास्ट चीज से हम डील कर रहे हैं कि ऑल्टरेशन इन अलाउंसेस कब हो सकते हैं। अगर ऑल्टरेशन की बात करें तो सेक्शन 127 डील करता है सीआरपीसी का, वहीं बीएनएसएस का सेक्शन 146 डील करता है। अगर सर्कमस्टांसेस में चेंज हो गए हैं तो ऑल्टरेशन किया जा सकता है। ऑल्टरेशन से कई बच्चे बहुत सारी गलत चीजें सीखते हैं कि कम ही किया जाता है, नहीं भाई बढ़ाया भी जा सकता है। ड्यू टू द डिसीजन ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ऐसा कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि भाई ऑल्टरेशन किया जाए अलाउंस में, या तो बढ़ाया जाए या घटाया जाए। डाइवोर्स वुमेन रीमैरी कर लेती है तो उसका यहाँ से खत्म हो जाता है मेंटेनेंस क्लेम करने का। उसने वॉलेंटरली सरेंडर कर दिया है, डाइवोर्स के बाद अपनी राइट को वॉलेंटरली सरेंडर कर दिया है, तो उस कंडीशन में शी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस, ऑल्टर हो जाएगा। व्हेन शी हैज रिसीव्ड अ वोलसम, एक साथ लमसम अमाउंट दे दिया गया है। ये सब पॉइंटर्स आपको वहां मेंशन करके आने हैं। और अब एनफोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस कब किया जाएगा, सेक्शन 128 ऑफ सीआरपीसी, और वहीं बीएनएसएस की बात करें तो 147 डील करता है। इसको मे बी एनफोर्स बाय मजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस, कहीं पे भी, कहाँ पे कर सकते हैं, जहां वो रह रहा है या वो पाया गया है या फिर ऐसी एप्लीकेशन बनाई गई है। एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगी, अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने हैं तो कोई भी क्वेश्चन अगर बीएनएसएस का आता है या सीआरपीसी का आता है या फिर आईपीसी या एविडेंस एक्ट का आता है, वहां पे हम बीएसए या बीएनएस की बात करें तो उनके सबके सेक्शंस हम कंपैरेटिवली लिखकर आएंगे, उससे हमें बहुत सारे मार्क्स मिलेंगे। आई थिंक आपका 128 तक का जो प्रोविजंस है वो यहाँ क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको डील करेंगे। अगर आपको मेरा ये पसंद आया है वीडियो
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इसको